एक क्लास 10th का बच्चा जब क्लास 11th को देखता है तो किस नजरिए से देखता है? मेंटल माइंडसेट ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास 11th के अंदर एंटर करने वाले हो। क्वेश्चंस करते टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये लगाऊं या ना लगाऊं, ये लगेगा या नहीं लगेगा। अरे करके देखना है। एंड मोमेंट पर रिवीजन नहीं हो पाता है, लॉन्ग नोट्स आप नहीं खोल पाते उस टाइम पर, आपको तब चाहिए होते हैं शॉर्ट नोट। टाइम टू टाइम अपनी मिस्टेक्स को ठीक भी करती जाएगी। मिस्टेक कॉपी हमेशा नहीं रहने वाली है, चाहे मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करोगे, चूज योर टीचर। वो बच्चा जो क्लास 10 से क्लास 11th के अंदर जा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा हो, बात सिर्फ यहां पर मैं फिजिक्स की नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन बात मैं पूरी क्लास 11th के माइंडसेट की करने वाला हूं। एक क्लास 10th का बच्चा जब क्लास 11th को देखता है तो किस नजरिए से देखता है? इस नजरिए से देखता है कि वो क्लास 11th में पढ़ने वाले जो बड़े भाई बहन, जो बड़े कजन्स, जो पड़ोसी होते हैं, उनके मुंह से सुनता है यार क्लास 11th के अंदर भाई बहुत सीरियस हो जाना भाई, क्लास 11th यार ऐसी क्लास है, क्लास 11th यार वैसी क्लास है, क्लास 11th बेस है क्लास 12th का। देखो वो भी कहीं ना कहीं अपना नजरिया आपके साथ शेयर करते हैं, मैं भी एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने वाला हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि मैं इसके अंदर कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्लास 11th में आपने किस तरीके से पहला कदम रखना है और अंतिम कदम भी रखना है, और क्लास 11th को पार करके क्लास 12th में स्मूथली जाना है। आपको यह ट्रांजिशन फील ही ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है बेटा यहां से खेल खेलना। मेंटल माइंडसेट ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास 11th के अंदर एंटर करने वाले हो। मैं ये मानता हूं अभी तक आपने क्लास 11th की पढ़ाई तो शुरू नहीं करी होगी, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे हो कि यार क्लास 11th की पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं, हम क्लास 11th के टीचर्स को यूट्यूब पर छानना शुरू कर देते हैं, क्लास 11th का पहला चैप्टर कहां पढ़ाया हुआ है, चलो चलो सर्च करते हैं। लेकिन वो सब कुछ करने से पहले आप ये वीडियो जरूर पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जा रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं यहां पर सिर्फ साइंस की बात करूंगा, कोई भी क्लास 11th का सब्जेक्ट हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, अगर वो ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो। यानी कि हर बच्चे के लिए जो क्लास 11th को अप्रोच करने जा रहा है आने वाले 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करता हूं, माइंडसेट शेयर करता हूं कि क्लास 11th में जाने के बाद क्या क्या होने वाला है, क्या क्या देखने वाले हो आप लोग। पहले से थोड़ा सा तैयार हो जाओ उसके लिए। देखो यार, हम जब क्लास 10th के अंदर होते हैं ना, तो रियलिटी ये है कि आप रट्टा लगा करके और इजी डुएबल क्वेश्चंस ही कर रहे होते हो, कर पाते हो। जो टीचर आपको गाइड करता है उसके हिसाब से आप चलते हो। लेकिन क्लास 11th में आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टीचर आपका साथ नहीं देगा, टीचर कदम कदम पर आपको गाइड करता है, जगह जगह पर टीचर आकर के आपको गलतियां बताता है, लेकिन आपको सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ता है। यानी आपको यह देखना पड़ता है कि भाई ये चीज मैं सीखूं, ये चीज मैं समझूं। खासकर अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सक्षम बनो। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे रियलिटी पता होनी चाहिए। 10th के अंदर टीचर जो गाइड कर रहा था ये पढ़ाया तो ये आ गया। क्लास 11 12th के अंदर ऐसा नहीं होता है बेटा। क्लास 11 12th के अंदर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना पड़ता है। कोर कॉन्सेप्ट्स पर जब फोकस करोगे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट करनी बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी आप बनते हो सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्लास 11th के अंदर आएगी, धीरे धीरे आएगी। पर यह रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से क्लास 10th के अंदर पढ़ाई चलती थी, अगर वही चीज आप 11th में भी जाकर के कंटिन्यू करोगे तो बहुत हर्डल्स आने वाले हैं, बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए क्लास 11th के अंदर प्लीज कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करिएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, कोई भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। वो कैसे होती है सर? पढ़ के ही होगी, पढ़ के ही होगी, सोच सोच करके ही होगी, और वो सोचना सिखाने का काम होता है टीचर का। तो एक अच्छा टीचर जरूर चूज करना जो अपनी बात आपके दिल दिमाग के अंदर उतार दे। एक ऐसा टीचर जरूर चूज करना अपने क्लास 11th के अंदर। चलते हैं हम लोग अगले स्टेप पर। अगला स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट करना। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्लास 11th वाले बच्चे को तब आती है जब वो क्लास 10th के माइंडसेट को ही क्लास 11th में कंटिन्यू करता है। क्लास 10 में हमारा माइंडसेट क्या होता है? यही होता है कि भाई हाँ, ये हमारा कोर्स है, इसको हम लोगों ने पढ़ लेना है, इसके ऊपर हमने 5 सवाल कर लेने हैं या 10 सवाल कर लेने हैं, वही बोर्ड के अंदर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लास 11th के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लास 11th के अंदर क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है,
एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, टीचर की भी लगती है और बच्चे की भी लगती है, इसीलिए पैदा होते हैं डाउट्स, इसलिए पैदा होती है रिपीटिशन की प्रॉब्लम। आपको चीजें रिपीट करनी पड़ती है, पहली बार में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, टफ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, सब जगह टफ कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, तो आपको रिपीटिशन करनी पड़ती है बार बार चीजों की, तो उससे बोरियत आती है, यार ये बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, कंफ्यूजन आता है। बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चंस करते टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये लगाऊं या ना लगाऊं, ये लगेगा या नहीं लगेगा। अरे करके देखना है, करके देखना है, मुश्किल नहीं है वो चीज, आपने अभी तक करके नहीं देखी है इसलिए वो मुश्किल लग रही है। चौथी चीज है कि मैथमेटिकल अप्रोच आपको सब जगह पर चाहिए होती है, कहीं ना कहीं आप कॉमर्स में जाओगे तो आपको अकाउंट्स में चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स देखने को मिलेगी, हाँ ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन मैं साइंस की अगर बात करूं तो फिजिक्स के अंदर दबा के मैथ्स आती है। फिजिकल केमिस्ट्री नाम की केमिस्ट्री होती है 11th क्लास के अंदर, अगर आप समझो तो उसके अंदर दबा करके न्यूमेरिकल आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल आपको करने पड़ते हैं, स्टोक्योमेट्री बोलते हैं जिसको, वहां पर भी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला आते हैं, और मैथ्स के अंदर तो मैथमेटिक्स है ही है, बायो को एक बार के लिए हम छोड़ भी दें तो ठीक है, तो मैथमेटिकल अप्रोच यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी बेटा, इसलिए आपको मैथ्स के खेल खेलने पड़ेंगे, टीचर के साथ मिल करके खेलने पड़ेंगे, और इससे इंड्यूस होने लगता है डर, और जब डर इंड्यूस होता है बच्चे के माइंड में, तो बच्चे का माइंड सोचता है मुझसे नहीं होगा, ये आएगा कभी ना कभी, ये फियर आपके मन में आएगा कि यार अब मुझसे 11th नहीं हो पा रही है, लेकिन आपने उस टाइम पर अपना माइंड ठीक रखना है, माइंडसेट को ठीक रखना है, आपने ये कहना है खुद से कि मुझसे ही होगा, पर टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग है। हमारे टीचर कहा करते थे समय लगता है समय लगाओ, टाइम लगेगा टाइम लगाओ, टाइम लगता है चीजों को समझने में, आपको प्रैक्टिस करने में, नोट्स बनाने में, उसे रिपीट करने में, उसे बार बार प्रैक्टिस करने में, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, और इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है बेटा, ठीक है ना। उस गरीब बच्चे से मैं बात कर रहा हूं, जिस बच्चे को गरीबी की इस जंजाल से निकलना है ना, उसके पास एकमात्र तरीका है, एकमात्र सही तरीका है, वो है पढ़ाई करना, इसलिए पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई भी मौका नहीं है भाई। क्रिमिनल तो नहीं बनोगे ना कि भाई हमें अमीर बनना, अमीर बनने के लिए क्या करेगा, पढ़ाई करेगा भाई, अमीर बनने के लिए क्राइम नहीं करेगा, सही है ना। एक टीचर आपको क्राइम करना तो नहीं बताएगा कि भाई क्राइम कर लो अमीर बन जाओगे, बनते हैं उससे भी अमीर लोग ठीक है ना, लेकिन आपको सही तरीका बताऊंगा कि ये फियर इंड्यूस आपके माइंड में होता है, इस फियर को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह कि अपने माइंड को ये बोलो, बार बार अपने मुंह से निकालो ये शब्द के मुझसे ही होगा पर टाइम लगेगा। क्लियर? तो ये माइंडसेट शिफ्ट करना 10th से 11th में जाना जरूरी है। आपका शरीर तो 11th में पहुंच जाता है, आपका माइंड नहीं पहुंच पाता, आपकी सोच नहीं पहुंच पाती है, अपनी सोच को भी 11th लेवल तक पहुंचाना है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लास 11th के अंदर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाई होगी। तो देखो यार, क्लास 10th के अंदर जो टॉपर हैबिट्स होती है ना, वो क्लास 11th में रेगुलर हैबिट्स होती हैं। ये क्या कह दिया सर आपने, दोबारा बोलो सर, दोबारा बोलो। क्लास 10th के अंदर जो टॉपर की हैबिट्स होती है, क्लास 11th के स्टूडेंट के अंदर वो रेगुलर हैबिट्स होती हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में अगर किसी ने टॉपर बनना था तो वो क्या करता था, वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ता था, कॉन्सेप्ट समझता है, रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करता है, वो रेगुलर रहता है अपनी क्लासेस के अंदर, वो लाइव लेक्चर्स को देखता है, वो नोट मेकिंग करता है यानी नोट्स बनाता है, वो प्रैक्टिस करता है सवालों को। क्या ये टॉपर 10th में करता था कि नहीं करता था, बताओ। तुम्हारी क्लास में भी टॉपर था और तुम भी हो सकता है टॉपर हो, तुम भी हो सकता है अपनी क्लास के टॉपर हो, अपने स्कूल के टॉपर हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बनोगे, अपने स्टेट के टॉपर बनोगे, अपने शहर के, अपने गांव के टॉपर बनोगे, हो सकता है ऑल इंडिया टॉपर भी मेरी ये वीडियो देख रहा हो क्लास 10th का। क्या ये सब काम आप नहीं करते थे क्या, बताओ। अपना अपने अपने जो व्यूज हैं वो शेयर करना जरा। क्या टॉपर की हैबिट्स नहीं होती है क्या, क्या रिवीजन करना यानी डेली रिकॉल करना, जो चीज आपने पढ़ाई करी उसको डेली रिपीट करना, डेली सोने से पहले एक बार रिकॉल करना। बार बार हम लोग बोलते थे अपने बैचेस के अंदर, उड़ान बैच के अंदर मैं पढ़ाता हूं, उड़ान बैच के अंदर मैं लगभग पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं हर बार ये बात बोलता हूं, बेटा देख थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले आधा घंटा निकाल करके उसको एक बार रिकॉल कर ले, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ जाके क्या क्या देखा था और सो जा, इतना कर ले और इसको रोज कर। तो डेली रिकॉल करना और वीकली चीजों को रीराइट करना, यह भी करता है टॉपर, ऐसे ही बना जाता है टॉपर। तो जो टॉपर हैबिट्स क्लास 10th के अंदर थी वो 11th के अंदर रेगुलर हैबिट्स बनानी पड़ती हैं। तो ये कोई क्लास 10th के टॉपर बनने का फॉर्मूला लेकर के नहीं आया मैं,
मैं क्लास 11th का एक रेगुलर स्टूडेंट बनने का फॉर्मूला लेकर के आया हूं, क्योंकि क्लास 11th आपसे मेहनत मांगती है, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार इसको आराम से पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। नोट्स कैसे बनाएं? देखो, नोट मेकिंग को लेकर के काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के नोट्स बनते हैं, 3 प्रकार की कॉपीज बनती हैं। पहली, लॉन्ग नोट्स, जो कि लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स होते हैं, ये क्लास के अंदर ही बन जाते हैं, क्लास के दौरान बन जाएंगे या क्लास जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप आगे आगे बढ़ा करके जो पीडीएफ हमारे डाउनलोड करते हो, ठीक है ना, हमारा जो बैचेज होते हैं उसमें जो पीडीएफ आ जाता है ऐप के अंदर, वहां से भी आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाते हो, उसको इन क्लास या लॉन्ग फॉर्मेट नोट्स बोलते हैं। इनमें कोई समस्या नहीं आती, सबके बन जाते हैं। समस्या आती है ये बनाने में, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपको वीकली गो थ्रू करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर क्यों काम आते हैं शॉर्ट नोट्स? रिवीजन के लिए। एंड मोमेंट पर जब 15 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे फिजिक्स के, 15 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे केमिस्ट्री के, और हो सकता है कि 15-18 चैप्टर इकट्ठे हो जाए बायो के, और ऐसे ही मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी 14-15 चैप्टर इकट्ठे हो जाए मैथ्स के, तो एंड मोमेंट पर रिवीजन नहीं हो पाता है। लॉन्ग नोट्स आप नहीं खोल पाते उस टाइम पर, आपको तब चाहिए होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के लिए हमने अपने बैचेस के अंदर जुगाड़ लगा रखा है। आप लोग को समरी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि आपको पता होगा। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, पहला वाला लिंक उदय 2027 बैच, उदय 2027 बैच, जहां पर मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं आपको पूरी। और मैं वादा करता हूं आपसे कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बैच के अंदर देने वाला हूं। तो ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, इसकी हेल्प लेकर के आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उसको वीकली गो थ्रू करो, ताकि ये वीकली रिवीजन आपको मिलता जाए। संडे के संडे आपकी क्लासेस नहीं होती है, 6 दिन क्लास चलेगी, 7वें दिन उदय बैच के अंदर आपकी क्लास नहीं होगी, आप तब ये वीकली नोट्स उठा सकते हो और पूरे वीक का रिवाइज कर सकते हो। एक मिस्टेक कॉपी जेई नीट वाले बच्चे डेफिनेटली बनाते हैं इसको, और जो नहीं बनाते वो नुकसान में रहते हैं। एक जेई की तैयारी करने वाला सीरियस बच्चा, एक नीट की तैयारी करने वाला सीरियस बच्चा एक मिस्टेक कॉपी भी बनाता है अपनी। इवन एनडीए का बच्चा भी एक मिस्टेक कॉपी बनाता है। उस मिस्टेक कॉपी में वो क्या क्या लिखता है मैं आपको बताता हूं। वो उसके अंदर लिखता है वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिनमें वो क्वेश्चन करते हुए फंस रहा है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें फंसोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा। कहां पर क्या गलत हो रहा है उसको टाइटल कर लेना, उसको लिख लेना। ये करती है मिस्टेक कॉपी। और मिस्टेक कॉपी टाइम टू टाइम अपनी मिस्टेक्स को ठीक भी करती जाएगी। ये मिस्टेक कॉपी हमेशा नहीं रहने वाली है। धीरे धीरे ये मिस्टेक कॉपी के पन्ने फटने लगेंगे, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स ठीक होने लगेंगी। अगर रिपीटेड मिस्टेक सेम कॉन्सेप्ट के अंदर हो रही है तो आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा ये वीक एरिया है, मुझे जाके दोबारा से पढ़ना है। तो क्लास 11th का जो बच्चा है वो इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर नोट्स अगर बनाता है तो उसको क्लास 11th में टॉप करने से या जेई नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है अगर आप इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हो तो अपनी। आप लोग का डेली रूटीन क्या रहने वाला है? क्लास 11th में बच्चा अगर चला गया है तो उसका डेली रूटीन किस प्रकार का होता है, जरा वो भी एक रियलिटी चेक आप देख लो। 2 से 3 सब्जेक्ट आप रोज पढ़ते हो। मैं नहीं कहूंगा कि 3 पढ़ो, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही चाहिए। वो आप 10th में भी करते थे यार, 10th में भी तो 2 ही सब्जेक्ट की क्लास आपकी लगती थी ना भाई। तो ये 2 सब्जेक्ट आप फोकस करके चलना ही चलना, ठीक है ना। अगले दिन फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट उठा लिए, अगले दिन फिर कोई 2 सब्जेक्ट उठा लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो, बायो केमिस्ट्री। इस तरीके से आप करके चेंज कर करके हर दिन पढ़ सकते हो। 2 घंटे की कम से कम सेल्फ स्टडी जरूरी है, जिसके अंदर आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे होते हो, आप नोट्स को रिकॉल भी कर रहे होते हो, कभी ना कभी वीकली भी काम कर रहे होते हो, कभी टेस्ट का एनालिसिस कर रहे होते हो, कभी रिवीजन कर रहे होते हो। उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने। 2 घंटा आपको रोज पढ़ना है। क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है यहां पर। ये मत समझना कि 2 घंटा क्लास होगी क्या सर बस उदय बैच के अंदर। अबे नहीं, उदय बैच में तो कम से कम 3-3.5 घंटा क्लास चलेगी। इसके अलावा आपको 2 घंटा अलग से निकालना है अपने लिए, ठीक है। 2 आवर्स सेपरेटली आपको निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, नोट्स लिखना भी इंक्लूड कर दिया, रिवीजन भी इंक्लूड कर दिया, रिकॉलिंग भी इंक्लूड कर दी, शॉर्ट नोट्स बनाना भी, सब कुछ इंक्लूड करके एवरेज बता रहा हूं 2 घंटा रोज सेल्फ स्टडी आप कम से कम करते हुए मिलेंगे 11th क्लास के अंदर। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। रोज थोड़ा पढ़ना इज वेरी 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 ग्रेटर देन, बहुत 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 ग्रेटर होता है किससे? एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ने से, मैराथन्स के ऊपर डिपेंड रहने से। देखो मैराथन्स उस बच्चे के लिए ठीक है जिसने पूरे साल ढंग से पढ़ा और जो रिवीजन करने आया है, और जो सिर्फ पास ही होने आ रहा है उसके लिए भी मैं कहूंगा मैराथन ठीक है। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो एक अच्छी तैयारी कर करके अपने आप को ऊपर उठा सकता है, उसके लिए मैराथन किस काम की भाई। तो रोज थोड़ा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
रोज थोड़ा पढ़ना ही सही तरीका है। एग्जाम से पहले बहुत सारा लोड आ जाएगा तो बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस फील होता है क्लास 11th के अंदर बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। 10th के अंदर ये चीज पॉसिबल हो जाती है कि वन शॉट्स देख लिए, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन लेक्चर्स देख लिए, माइंड मैप्स देख लिए, मैराथॉन्स देख ली। ये बड़ा अच्छा लगता है 10th क्लास तक, जब तक कोर्स बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन जब आप 11वीं में जाते हो तो कोर्स बहुत बल्कि होता है। मैराथॉन्स मैं आपको बताऊं सिर्फ उसी के काम आती हैं जो रिवाइज करने के लिए आता है, या सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए जो आ रहा है उसके लिए, मतलब। तो मैं आपसे रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स के बारे में सोच रहे हो अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो तो। ऑब्वियसली क्या रहती हैं क्लास 11th की वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चा करता है जब वो क्लास 11th में जाता है? वो रेगुलर लेक्चर्स नहीं देखता, जिसके वजह से उसका बैकलॉग बनता है। बैकलॉग नहीं बनना चाहिए बेटा। दूसरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, आप नोट्स बना ही नहीं रहे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। इररेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपकी है, ये बड़ी मिस्टेक है क्लास 11th के अंदर, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं करता वो फंस जाता है, बहुत बुरा फंसता है, सवाल पेपर में नहीं बनते हैं उससे। यूज टू मैनी रिसोर्सेज, अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, वो जरूरी नहीं कि बहुत सारी किताबें हों, वो बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं। बच्चा ऐसा करता है, पता है, कि क्लास 11th का पहला चैप्टर जब वो किसी टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर कहीं यूट्यूब पे जाके पढ़ लिया, तीसरा वाला अभी अभी हमारे स्कूल में कोर्स आगे चल रहा है तो चलो ठीक है यूट्यूब पर टीचर को सर्च कर लेते हैं, उसका वन शॉट देख लेंगे। भाई उस वन शॉट के अंदर वो केवल रिवाइज करवा रहा होता है, और जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ रहे होते हो तो उसमें समय लगता है, उसमें लेक्चर्स लगते हैं, उसमें एफर्ट लगता है, उसमें टाइम लगता है। तो भरोसा करो एक टीचर पर। मेरा आपसे यह कहना है, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करोगे, चूज योर टीचर सबसे पहले, ठीक है? फिर वो टीचर आपको बताएगा कि कौन सी किताब आपने लेनी है प्रैक्टिस के लिए, या वो नहीं बताएगा तो बोलेगा सब मेरे नोट्स में से आता है। ये टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो आपको किस तरीके से नदिया के उस पार लेकर के जाने वाला है, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए सबसे पहला काम, अपने माइंड से कंफ्यूजन हटा करके एक टीचर पर ब्लाइंड फेथ करना, यहां वहां जंप नहीं करना, ना ही किताबों पर, ना ही टीचर्स पर, ना ही यूट्यूब पर, ना ही कहीं भी और। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके कंफ्यूज नहीं होना है। आप इम्प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो क्लास 11th के अंदर, क्यों? क्या पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है? जी नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो गई है। हां, पहले से ज्यादा हो गई लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो गई। बाकी क्या कर रहे हो? बाकी टाइम आप फोन चला रहे हो, बाकी टाइम आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, बाकी टाइम आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो, बाकी टाइम आप तफरीबाजी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाएगा, ना ही मेंटल ना ही फिजिकल। सिर्फ फिजिकल रेस्ट क्यों? अरे भाई, माना के जवानी आ गई है, माना के नौजवानी फूट रही है अंदर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका शरीर रेस्ट नहीं मांग रहा है, आपकी आंखें थक नहीं गई हैं, आपका माइंड थक नहीं गया है। यह होगा अगर आप लॉन्ग आवर्स सिटिंग करोगे, लंबे समय तक अगर आप पढ़ाई करोगे तो कमर भी दुखती है, टांगे भी दुखती हैं, पैर भी दुखने लगते हैं, हाथ भी दुखने लगते हैं चलते चलते नोट्स बनाते हुए। भाई सिर दुखता है वो तो अलग। तो जब ये फिजिकल पेन आपको हो रहा है तो फिजिकल रेस्ट जरूरी है, मेंटल पेन हो रहा है तो मेंटल रेस्ट जरूरी है, इमोशनल पेन हो रहा है तो इमोशनल रेस्ट भी जरूरी है। ये सारी बातें मैंने यहां पर रखी हैं। तो इमोशनल रेस्ट कब करोगे? जब आप अपने घर वालों से चर्चा करोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। घर वाले इस चीज को समझेंगे, आपको कहीं घुमा के ले आएंगे, कहीं एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, कहीं आपको बाहर बर्थडे पर लेकर के जाएंगे, तो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी जब आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होगा। जब मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो माइंड को रेस्ट देना, शांति से बैठना, फोन वोन सब साइड में रखना, आंखें बंद करके मां की गोद में लेट जाना। इससे बढ़िया कोई मेंटल रेस्ट नहीं होता है। फिजिकल रेस्ट अगर करना हो तो सब कुछ बंद करके लेट जाना भाई, सो जाना, ठीक है? तो ये रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th में आकर के आपको ये चीज फील होगी कि भाई दर्दें स्टार्ट हो गई हैं बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। क्या क्लास 11 टफ है? नहीं। तो फिर क्या है? नई है, न्यू है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात बोलता हूं, क्लास 11th इज नॉट टफ, इट इज जस्ट न्यू। नया है, टफ नहीं है। ये बात आप लिख लेना, मैं भी लिख देता हूं भाई इस चीज को। नया है, नया है। 11th में जब भी आप आओगे चीजें आपको नई मिलेंगी, नया नया देखने को मिलेगा, और सब कुछ ही नया होगा। कोर्स भी नया होगा, पैटर्न भी नया होगा, स्लीप रूटीन भी नया होगा, सब चीजें नई होंगी, एफर्ट करना भी नया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये कुछ भी टफ नहीं है। जिंदगी में कुछ भी टफ नहीं होता बेटा।
जिंदगी में कुछ भी टफ नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। एनीथिंग इज क्रैकेबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बस वो नया होता है, उस पर चलने का रास्ता नया होता है। हम हैबिचुअल नहीं होते हैं, हम उसके लिए बने नहीं होते हैं, हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए ही है, ऐसा समझ सकते हो आप, अगर आप उस रास्ते पर चलो तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं। क्लास 11th के हमारे उड़ान बैच, क्लास 10th का हमारा उड़ान बैच से जो बच्चा क्लास 11th के उदय बैच के अंदर जा रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता करके जाए कि क्या आप क्लास 11th में रेडी हो हमारे साथ उदय बैच के अंदर पढ़ने के लिए। तो उदय 2027 बैच साइंस के लिए ऑलरेडी आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप चाहें तो एक बार जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं अपन लोग बैच के अंदर, फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।